वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कल हमने एरोमेटिक कंपाउंड का पढ़ा था रिडक्शन। आज हम दूसरा पढ़ने वाले हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा रिडक्शन ऑफ अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनो। ठीक है, चलिए इसकी देखते हैं कैसे होता है इसका रिडक्शन। सबसे पहले बात करें तो ये होता है हमारे पास इनोन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें दो प्रकार से होता है रिडक्शन। एक मैं यहाँ दोनों लिख देता हूँ, जैसा कि पहला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लिथियम, या फिर सोडियम भी ले सकते हैं, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, और यहाँ भी आप ले सकते हैं सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। ठीक है, अब इस वाले केस में हम ले सकते हैं एल्कोहल ले लीजिए, ETOH के कुछ भी ले सकते हैं एल्कोहल में। एल्कोहल मैंने यहाँ पे यूज़ किया है 1 इक्विवेलेंट। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिमिट में लिया है, और यहाँ मैंने एक्सेस में एल्कोहल लिया है। ठीक है, एक्सेस में। तो यहाँ पे दो प्रकार से होता है रिडक्शन। एक तो जब हम एल्कोहल को एक्सेस में लेते हैं, और जब हम एल्कोहल क्या लेते हैं, लिमिट में लेते हैं, 1 इक्विवेलेंट लेते हैं। तो इस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, जब हम एल्कोहल को 1 इक्विवेलेंट लेते हैं तो ये हमें देखने को मिलता है साइक्लिक कीटोन। मतलब ये वाला बॉन्ड केवल रिड्यूस होता है, बाकी सब एज इट इज रहता है। इसकी बात की जाए, जब ये हम एक्सेस में लेते हैं तो हमें साइक्लोप्रोपेनॉल देखने को मिलता है, जो कि इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जब आप लिमिट में लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, साइक्लिक कीटोन मिलेगा, और जब आप लिमिट में ना लेके एक्सेस में लेंगे एल्कोहल को तो आपको क्या मिलेगा, साइक्लोप्रोपेनॉल। ठीक है, साइक्लोहेक्सेनॉन मिलेगा। अब वैसे दोनों की मैकेनिज्म किताबों में दी होती है, लेकिन हम सब मैकेनिज्म नहीं पढ़ रहे हैं, केवल हम एक का मैकेनिज्म सीख लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला। ठीक है, बाकी वाला सेम एज इट इज होगा। तो अब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं। देखिए, मैकेनिज्म तो अगर आप रिजल्ट में मैकेनिज्म पढ़ने लगे तो बहुत बड़ा रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन जहाँ इंपॉर्टेंट है वहाँ आपको बता दिया जाता है। सबसे पहले हम बात करें इस वाले कंपाउंड की, तो ये है आपका डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड होमोलैटिकली टूटेगा। ठीक है, आपस में, और यहाँ हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से पाया जाता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन जाके इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा। देखिए यहाँ पहले क्या था, फ्री रेडिकल, अब इलेक्ट्रॉन ने अटैक किया तो क्या बन जाएगा, एनायन। तो कैसे हो जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा दिस ये ऊपर वाला क्या बन जाएगा आपका O, और यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका फ्री रेडिकल, और सॉरी यहाँ डबल बॉन्ड पहले से ही है ना इस वाले का। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा, आपको पता है कि ये निगेटिव और ये लोन पेयर आपस में मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहते हैं। ये निगेटिव और लोन पेयर हमेशा मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना पसंद करते हैं, जो कि हो भी सकता है। पहले हम क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड को ऊपर की ओर शिफ्ट करेंगे, तो ये लोन पेयर, तो ये फ्री रेडिकल कहाँ चला आएगा, इस वाले पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया दिस, ये आपका O यहाँ पे हो गया निगेटिव, ये डबल बॉन्ड यहाँ से लग गया, और आपका ये आ गया फ्री रेडिकल। अब देखिए यहाँ पे फ्री रेडिकल और निगेटिव जो चार्जेस हैं, जो फ्री रेडिकल और जो निगेटिव आयन से आपस में क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं। और देखिए यहाँ पे क्या बना हुआ है, इसको बोलते हैं रेडिकल एनायन पेयर, जो हमने कल भी बताया था कि रेडिकल एनायन पेयर यहाँ पे बनता है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, बहुत सिंपल, अगले स्टेप में क्या होगा, अब एल्कोहल आता है। अगले स्टेप में क्या होता है, हमने कल ही बताया था आपको, डीप में एल्कोहल आता है, और यहाँ से ये H इसके ऊपर अटैक कर देता है, और हमें क्या देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है, ये आपका मिल गया O, और ये आपका मिल गया H। ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड रिड्यूस, और आपका ये आपका क्या है, फ्री रेडिकल। अब अगले स्टेप पे फिर से क्या होगा, फिर से इलेक्ट्रॉन आएगा, मैंने पढ़ा कल ही बताया था मैंने, फिर से इलेक्ट्रॉन आएगा, ये इलेक्ट्रॉन जाके इस फ्री रेडिकल पे अटैक करेगा, तो क्या देखने को मिलेगा, ये आपका O, और ये आपका H, और ये आपका यहाँ बन गया यहाँ पे निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड आपका एज इट इज है। अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन क्या होता है, ये निगेटिव चार्ज है, अब चूँकि निगेटिव चार्ज है तो इसको भी वर्कअप के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तभी तो पूरा कंपाउंड बनेगा। यहाँ तो केवल एनायन बन जा रहा है। तो अब इस कंडीशन में देखिए, हमने अल्कोहल को तो 1 इक्विवेलेंट ही यूज किया है, तो 1 इक्विवेलेंट तो यहीं लग गया। अब हमारे पास तो अल्कोहल भी नहीं है जिससे हम इसको क्या करा सकें, इसमें H दे सकें और उसको न्यूट्रल बना सकें। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये वाला जो H है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे एल्कोहल एक्सेस में नहीं है, 1 इक्विवेलेंट है, इसलिए यहाँ पे एल्कोहल दोबारा नहीं ले सकते इस पर H डालने के लिए। तो हमने क्या किया, ये वाला H यहाँ पे अटैक कर सकता है, और उसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर, इसको हम बोल सकते हैं इंट्रामोलिक्यूलर H ट्रांसफ़र, हाइड्रोजन ट्रांसफ़र। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंट्रामोलिक्यूलर H ट्रांसफ़र। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा आपका ये आपका हो जाएगा O, फिर से यहाँ बन जाएगा O निगेटिव,
O निगेटिव बन जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका यहाँ पे H लग जाएगा। वैसे भी आपको पता है कि इसका देखिए इसका एक रीज़न और हो सकता है, क्योंकि निगेटिव चार्ज कार्बन पे स्टेबल नहीं होता, ऑक्सीजन पे स्टेबल होता है। निगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल विथ ऑक्सीजन विथ कंपेयर टू कार्बन। तो कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन पे ज़्यादा निगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ भेज दिया। और इसका एक रीज़न और है, इंट्रामोलिकुलर एच ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। अब फिर देखिए, अब इतना कराने के बाद फिर से मुझे एनायन मिल गया। अब इस कंडीशन में क्या किया जाए, अभी भी मुझे कंपाउंड नहीं मिला, अभी भी एनायन भी है। तो इसीलिए आप देखे होंगे कि इसके साथ साथ यहाँ पे वर्कअप कराने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है हमारा वर्कअप के लिए, हमने W के लिख देते हैं, वर्कअप के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड कैसे मिलकर बना होता है, NH3 प्लस अमोनियम क्या होता है, NH3 और H। तो यहाँ से H आता है, इसके ऊपर अटैक कर देता है, हमें क्या देखने को मिलता है, ये दिस ये आपका आएगा OH, ठीक है। यहाँ पे OH हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड, और आपका यहाँ पे H पहले से ही था, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे से बना सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा कंपाउंड बन गया। अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरी रिएक्शन किसके थ्रू होकर जा रही है, इनोलेट आयन। ये हमारा क्या बना है, ये हमारा बना है इनोलेट आयन, ठीक है। अब ये कौन सिस्टम है, आप जानते हो ये कौन सिस्टम है, ये इनॉल। देखिए ये इन है और ये ऑल, तो ये कौन सिस्टम है, इनॉल। आप जानते हैं कि इनॉल सिस्टम कम स्टेबल होता है, तो ये कहाँ बदल जाएगा आपका, ये बदल जाएगा आपका कीटो फॉर्म में। तो कीटो फॉर्म में कैसे बदलता है बता दे रहे हैं अभी। कीटो फॉर्म में कैसे बदलता है, ये वाला हाइड्रोजन इसके पास आएगा और डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड O। तो क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका साइक्लिक, ये बन गया साइक्लिक कीटोन, ठीक है। दिस इज द साइक्लिक कीटोन जो कि हमारा यहाँ पे बना हुआ है। तो इसमें आपको क्या ध्यान देना है, जब भी आप इसमें जब आप ये डालें और साथ में आप वर्कअप के लिए आप NH4Cl यूज़ करें, तो आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट पूरी मैकेनिज्म लिखने से अच्छा है आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुँचेंगे, आप डायरेक्ट इनोलेट बनाएंगे, उसके बाद आगे की रिएक्शन कराएंगे। जब भी आप फिर सुन लीजिए, जब आप इनोन्स का कराएंगे रिडक्शन इस कंडीशन में, तो आप डायरेक्ट यहाँ से ये वाला प्रोडक्ट बनाएंगे, उसके बाद जो भी आपको वर्कअप के लिए दिया होगा आप यहाँ भी यूज़ कर लेंगे और आपको फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। तो याद रखिएगा, इस पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको कहाँ से होकर पास होना पड़ रहा है, इनोलेट आयन के थ्रू पास होना पड़ रहा है। मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों कराया, मैंने यहाँ पे इसे क्यों कराया, क्योंकि यहाँ पे कार्बन पे निगेटिव चार्ज जो होता है वो लेस स्टेबल होता है विथ कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो ये हो गया हमारा अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन का जो मैंने आपको बताया। अब ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया और मैकेनिज्म हो गया, इसको नोट कीजिए, फिर हम एक आध दो सवाल करते हैं और इसको कॉन्सेप्ट को और समझते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन के साथ जो अभी हमने पढ़ा सीखा। तो अब इसकी बात की जाए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपका क्या बना हुआ है, इनॉन सिस्टम बना हुआ है। ये पूरा कौन सिस्टम है, ये पूरा आपका इनॉन सिस्टम है, ठीक है। अब यहाँ पे लिक्विड अमोनिया लिखा है और आपका एक्सेस में एल्कोहल है, तो उसके बाद में क्या कराया, वर्कअप कराया। तो बहुत सिंपल सा है, पहले हमने क्या बताया था, सबसे पहले आप इसका क्या बना लेंगे, इनोलेट। तो कैसे बनेगा इनोलेट, ये बन गया आपका ये डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पे लगा लेंगे आप माइनस, और ये डबल बॉन्ड इसके एडजस्ट कर लेंगे और बाकी जैसा कंपाउंड इसको ऐसा कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ये बन गया आपका। फिर अब अगले स्टेप में क्या होगा, फिर अगले स्टेप में आपको जानते हैं, अगले स्टेप में ये आपका अल्कोहल बन जाएगा, वर्कअप के साथ अल्कोहल बन जाएगा। फिर आप क्या करा देंगे, उसका टेट्रामेरिज्म करा देंगे, तो क्या बन जाएगा, आपको फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा, ये तो एच रहेगा। अब जैसे कराएंगे इसका कीटोन, तो ये आपको लास्ट में क्या दे देगा, कीटोन। फिर समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आपने जब इसका कराया लिक्विड अमोनिया के साथ, एल्कोहल के साथ, दोनों के साथ, तो आपको ये देखने को मिलेगा, मैंने पहले ही कहा था कि आप डायरेक्ट इसको इसमें बदल दीजिएगा। फिर आप इसके साथ क्या कराएंगे, वर्कअप कराएंगे, तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, H। तो ये क्या बन जाएगा, इनॉल सिस्टम बन जाएगा। फिर आप इनॉल कहाँ बदल देंगे, कीटो, ठीक है, क्लियर। अब इस वाले क्वेश्चन की बात करें, तो इस वाले क्वेश्चन में जब आपका ETOH लिखा हो, उसमें ना एक्सेस की बात किया ना कि कुछ लिखा हो, तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे लिमिट में इस्तेमाल किया है, एक्सेस में इस्तेमाल नहीं किया। अब इसकी बात की जाए तो अब एक चीज़ आपको और बता दें, जो लिक्विड अमोनिया होता है वो हमेशा ट्रांस एडिशन करता है, ठीक है, रिडक्शन। फिर से सुन लीजिए, लिक्विड अमोनिया जो होता है वो हमेशा ट्रांस एडिशन करता है। इससे पहले जो हमने पढ़े थे H2PD या फिर जो और पढ़े थे उसमें सिस था, लेकिन लिक्विड अमोनिया हमेशा ट्रांस में ही जुड़ता है। तो अगर इसकी हम बात करें इस वाले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर जो भी डबल बॉन्ड आएगा वो ट्रांस मैनर में आएगा, ध्यान रखिएगा हमेशा। ऐसा क्यों होता है, अभी आपको उसका भी देते हैं हम एक्सप्लेनेशन। पहले इसकी बात करें, ये
ये वाला एसिटिस ये आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका पूरा एमी ग्रुप लगा हुआ है, ये आपका डैश पे है, ठीक है। ये आपका डबल बॉन्ड एसिटिस, इसको ऐसे छोड़ दीजिए जैसे पहला हुआ। अब यहाँ पे जो आपका ऐसे लगेगा वो कहाँ लगेगा, ट्रांस पे लगेगा। और अभी भी आपका जो ये एमी है, अब ध्यान देखिएगा, ये जो एमी है और ये डैश पे है और ये किस पे है, अब इसकी स्टोइकोकेमिस्ट्री मेंशन नहीं है, तो इसको भी हम कहाँ पे लगाएंगे, डैश पे लगाएंगे। ऐसा क्यों अभी आपको बताते हैं। यहाँ पे एमी डैश पे लगाएंगे बिकॉज, क्योंकि देखिए सबसे पहले हमने क्या कहा, सबसे पहले हमने कहा कि लिक्विड अमोनिया का जो एडिशन होता है, सॉरी रिडक्शन होता है, कैसे होता है वो एडिशन में कैसा होता है, एच कैसा होगा, एंटी में होगा, एंटी का मतलब अपोजिट में, ट्रांस मैनर में होगा। इससे पहले हम सिस मैनर में करते थे, किसमें, H2PD में, लेकिन यहाँ पे हम ट्रांस मैनर में करेंगे, तो हमने इसको यहाँ पे ट्रांस में लगाया, ठीक है। ट्रांस में लगाया तो आने वाला H किस में होगा, 2H आएंगे ना, यहाँ पे एक H किस में लग गया, सिस वैज में लग गया, तो अगला वाला कहाँ लगेगा, H डैश में लगेगा। तो पहले मैंने इसको ट्रांस मैनर में जोड़ लिया, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन ध्यान से देखिए, तो आपको पता है कि जो पूरा रिंग है, ये सिस्टम कैसा है, ये डेकालेन सिस्टम। डेकालेन सिस्टम जो होता है, डेकालेन सिस्टम में ट्रांसफॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है विद कम्पेयर टू सिस। तो डेकालेन सिस्टम में देखिए यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है, इसके पे ऊपर जो एक ग्रुप लगा हुआ है किस पोजीशन पे है, अप, और यहाँ पे क्या है, डाउन, मतलब एक डैश में है और एक वैज में है, तो मतलब ट्रांस हो गए, तो ये स्टेबल हो जाएगा। और दूसरी चीज़, अगर हम इस वाले की बात की जाए तो कहेंगे आप यहाँ पे डैश पे क्यों नहीं लिया, वैज पे क्यों लिया। अगर आप ध्यान से देखें तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अगर मैं इसको डैश पे ले लूँगा तो इस कार्बन का इस ग्रुप के साथ क्या लग जाएगा, 1,3 डाइएक्सियल इंट्रैक्शन। 1,3 डाइएक्सियल इंट्रैक्शन होने की वजह से कंपाउंड क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो स्टेबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम कहाँ लगाते हैं, डैश पे लगाते हैं, सॉरी वैज पे लगाते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये हमने क्यों लगाया यहाँ पे, जो आप इसका लिख सकते हैं, ड्यू टू 1,3 डाइएक्सियल इंट्रैक्शन, ड्यू टू 1,3 डाइएक्सियल इंट्रैक्शन, ठीक है। इसको आप पूरा लिख सकते हैं अपना, ठीक है। तो यहाँ फिर समझ लीजिए, आने वाला पहली बात तो जब अभी आप डेकालेन सिस्टम की बात करेंगे तो वहाँ पे जब भी आप कराएंगे लिक्विड अमोनिया के साथ रिडक्शन, तो वहाँ हमेशा आप ट्रांस मैनर में जोड़िएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो ग्रुप है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर कार्बन यही होगा। अगर मान लेते हैं थर्ड नंबर कार्बन, तो यहाँ पे इन दोनों ग्रुप क्या होगा, आपस में 1,3 डाइएक्सियल इंट्रैक्शन की होने की वजह से अगर मैं इसको डैश पे लगा दूंगा इस वाले ग्रुप को, तो भयंकर इंट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। इसलिए मैंने इसको कहाँ लगाया है, वैज पे लगाया है, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता देते हैं, कब आप कहाँ लगाएंगे इसको। आप कॉन्सेप्ट की तरह, जैसे मैंने यहाँ 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो आप इसको एक कॉन्सेप्ट की तरह समझ लीजिए कैसे होता है, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट पहला कॉन्सेप्ट, और ये आपका दूसरा वाला यहाँ, ठीक है। अब अगर इसकी बात की जाए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखा होगा, ये पूरा आपका सिस्टम है। ये कौन सिस्टम है आपका, इनोन सिस्टम। और मैंने ऊपर क्या लिखा है, बैच रिडक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, हमने पहले बताया था आपको, जब भी बैच रिडक्शन कराएंगे आप तो डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाएंगे, इसके इनोलेट फॉर्म पे। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ इसका इनोलेट फॉर्म, ये आपका बन गया। ये फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट चैन बेंजीन रिंग की, और दूसरी ये बेंजीन रिंग हो गई, सॉरी दूसरी ये रिंग हो गई, बेंजीन रिंग दूसरी रिंग हो गई। और यहाँ पे आपका क्या हो गया, आर, ये आपका आर ग्रुप है, जो कि कहाँ पे है, अभी डैश पे है। अब इसका क्या बन जाएगा, हमारा क्या बन जाएगा, इसका हमारा बन जाएगा आपका ये, दिस इज द इनोलेट, ठीक है। इनोलेट बन गया। फिर ध्यान दीजिएगा, इसको डायरेक्ट आप इनोलेट में बदलिएगा जब आप बैच रिएक्शन कराएंगे तब। अब यहाँ पे 2 प्रकार की पॉसिबिलिटी हो सकती है। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे हम यहाँ लिख देते हैं 2 प्रकार की पॉसिबिलिटी, एक यहाँ ले लेते हैं और दूसरा वाला यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। अब जैसे इस पर हम RX डालेंगे, क्या डालेंगे, RX, कोई एक हेलाइट डालेंगे, सपोज करिए मैंने यहाँ पे ले लिया R-X। अब यहाँ पे 2 प्रकार के कंपाउंड आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन कंपाउंड देखने को मिलेंगे, पहला केस हम बनाते हैं, यदि ध्यान रखिएगा, यदि R- की वैल्यू H के बराबर हो जाए, था जब R आपका R- जो यहाँ पे है, अगर वो H है, और एक कंडीशन क्या बना सकते हैं, जब आपका R- क्या होगा, कोई एल्काइल ग्रुप होगा, कोई कौन सा ग्रुप होगा, एल्काइल ग्रुप। फिर समझ लीजिए मैंने इसका क्या बनाया, इनोलेट। अब मैं दोबारा क्या करा रहा हूँ, इसका एल्काइलेशन करा रहा हूँ RX के साथ। तो एक तो ग्रुप R- यहाँ पे है। अब सब कुछ डिपेंड करता है इस R- के ऊपर। एक कंडीशन मैंने लिया जब R- की वैल्यू इसके बराबर है, और एक कंडीशन में जब R- की वैल्यू इसके बराबर है, एल्काइल के बराबर। तो हमें 2 प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, कौन कौन सा, ध्यान देखिएगा। ये पहला,
ये आपका, जब इसकी बात करेंगे तो ये आपका आपका हो गया ये पूरा, तो यार ये तो आपका डैश पे रहेगा ही, ठीक है। अब ये तो ओनली वर्कअप वर्कअप होने के बाद तो ये आपका ये डबल बॉन्ड ओ में बदल जाएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं। जब आपकी आर डैश की वैल्यू एस के बराबर होगी तब आप इस आर को कहाँ लगाएंगे, इस आर को आप कहाँ लगाएंगे, डैश पे लगाएंगे, ठीक है। इस आर को आप कहाँ लगाएंगे, डैश पे, क्योंकि अब यहाँ पे वो बल्कि ग्रुप तो है नहीं, तो आपका उतना 1,3 डायरेक्ट इंटरेक्शन सही से नहीं होगा। अब बाकी आप यहाँ पे जानते ही हैं जो आपका ग्रुप है यहाँ पे, ये तो आपने ऐसे यहाँ जोड़ा नहीं, आपको ऐसे यहाँ जोड़ सकते हैं क्योंकि पहले से ही बर्थ रिडक्शन हुआ है इसका, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये वाला जो ग्रुप है आर डैश वो आपका डैश पे आ सकता है, ठीक है। वैच भी ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं, आप डैश या वैच पे कहीं पे लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप वैच पे लगा देंगे तो ये वाला आपको डैश पे आ जाएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, क्योंकि एच बहुत स्मॉलर ग्रुप है तो आप इसको डैश पे ही लगा छोड़ सकते हैं। अगर इसकी हम बात करें तो इस वाले की बात करें, इस वाले में तो इसमें देखिए, इसमें आपका पहले हम कंपाउंड बना लेते हैं, ये वाला, ये डबल बॉन्ड आपका वो बदल जाएगा पूरा इसमें, ठीक है। ये आपका आर डैश, ठीक है, ये आपका आर डैश यहाँ पे रह जाएगा, ये फिर ये आपका आर हो गया। अब आने वाला आर डैश क्योंकि बड़ा ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, तो उस कंडीशन में इसको हम कहाँ लगाएंगे, वैच पे लगाएंगे। क्या लगाएंगे इसको हम, वैच पे। आर डैश हमारा कहाँ लगेगा, वैच पे लगेगा, और ये हमारा जो एच है वो पहले से ही है। इसको हम डैश पे नहीं लगाएंगे क्योंकि अब की बार मैंने आर डैश की क्या लिया है, एज एल्काइल लिया है। अगर मैं इसको डैश पे लगा दूंगा तब यहाँ पे रिपल्सन स्टार्ट हो जाएंगे, तो एक कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा। जब आपकी आर डैश की वैल्यू एल्काइल के बराबर होगी तो आप उसको कहाँ लगाएंगे, वैच में लगाएंगे, जाने ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो, ठीक है, और रिपल्सन भी कम लगे और मॉलिक्यूल क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो ये हो गया इसका पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट की बात करें, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लगा था, अब इस कंडीशन में यहाँ मैंने कोई ग्रुप पहले से ही लगा दिया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सबसे पहले हम बात करें तो अगर हम इसका बस कराते हैं, बस रिडक्शन, तो बताइए क्या मिलेगा आपको देखने को। तो ये हो जाएगा आपका दिस, ये आपका ये वाला, ये आपका ग्रुप क्या हो गया, ये वाला आपका ग्रुप हो गया R1, ठीक है। और ये आपका ये किसमें बदल जाएगा, इनोलेट में, ठीक है। और ये ग्रुप आपका क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा R2, ठीक है। ये इनोलेट बदल गया, ग्रुप आपका R2 एज इट इज है। अब इसमें भी दो केस हो सकते हैं, कौन कौन से, पहला केस हम ले सकते हैं, ठीक है, इसके हम दो केस ले लेते हैं। हाँ, तो स्पेस नहीं है यहाँ पे बोर्ड पे, तो फिर भी हम दो केस बना लेते हैं। पहला केस और आपका यहाँ पे हम दूसरा केस यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम क्या कराएंगे, अब इसमें हम कराने वाले हैं आर डैश फिर एक्स कराने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको R1 माना, इसको R2 माना, मैं यहाँ पे इसको R3 मान लेता हूँ, ठीक है, R3X। अब जो आपका R3 होगा, यहाँ भी हम केस लिखते हैं, यदि R3 की वैल्यू, ध्यान रखिएगा, यदि R3 ऐसे कह सकते हैं, यदि R3 जो ग्रुप है, यदि ये R3 जो ग्रुप है यदि R2 से बड़ा होगा, ठीक है, क्या होगा, R2 से बड़ा, ये वाला ग्रुप मान लीजिए बल्कि ग्रुप है इस विद कंपेयर टू R2, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जो आपका ये वाला ग्रुप होगा, दिस इसकी बात करें तो यहाँ पे ये आपका R1, ठीक है, पहले से ही है। अब ये आपका कहाँ बदल जाएगा, डबल बॉन्ड ओम बदल जाएगा, ठीक है। अब चूँकि R3 वाला ग्रुप बड़ा है और यहाँ पे ये R2 है, तो R2 और ये R3 ग्रुप जो है वो R2 से बड़ा है। एग्जाम्पल ले लीजिए, R3 ग्रुप एथाइल है और R2 ग्रुप मेथाइल है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो बड़ा ग्रुप है वो कहाँ चला जाएगा, वेज पे, और जो स्मॉलर ग्रुप है कहाँ चला जाएगा, डैश पे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो हमारा डैश पे कौन सा ग्रुप आएगा बताइए आप, डैश पे हमारा आएगा छोटा वाला, छोटा कौन है यहाँ पे, R2, ठीक है, और वैच पे क्या आ जाएगा हमारा, वैच पे हमारा आ जाएगा R3, ठीक है। उसी प्रकार इसकी बात करें इस वाले कंपाउंड में, तो ये पहले इसको बना लीजिए सही से, ये बन गया, ठीक है। ये आपका R1 पहले से ही है, डबल बॉन्ड यहाँ पर तुरंत लगा सकते हैं आप इस कंडीशन में। अब बताइए, अब यहाँ हम कौन से केस ले लेते हैं, इसमें हम केस ले लेते हैं जब आपका R3 जो है, जब आपका R3 जो है वो छोटा है किससे, R2 से। अब R3 यहाँ से छोटा है, इसका मतलब बड़ा कौन हो गया आपकी बार, R2, तो इसके बाद R2 कहाँ जाएगा, डैश पे, R2 इस बार कहाँ जाएगा, इस बार आपका R2 चला जाएगा डैश पे, और इस बार आपका R3 कहाँ चला आएगा, वेज पे, ठीक है। ये आपका R3 वेज पे, ये कुछ कंडीशन थी, ध्यान रखिएगा। जो ग्रुप बड़े होंगे
वो ग्रुप वैज पे जाएंगे, और जो ग्रुप छोटे होंगे वो डैश पे जाएंगे। सीधा सा मतलब है, अगर आप बड़े ग्रुप लेंगे तो इसके साथ इसका रिपल्सन बढ़ेगा। ठीक है, रिपल्सन दोनों बढ़ेंगे, छोटे ग्रुप हों या बड़े ग्रुप हों। लेकिन अगर आप पहले से ही छोटे ग्रुप लेके चलेंगे डैश पे तो उतना रिपल्सन कम होगा। क्योंकि R3 ग्रुप मैंने यहाँ छोटा लिया है, तो क्योंकि ये भी डैश पे है, अब दो ही पॉसिबिलिटी है, दो ही ग्रुप मेरे पास हैं, एक डैश पे एक वैज पे। तो मैंने एक को डैश पे लगाया, एक वैज पे लगाया। अगर R3 की बात करें तो R3 छोटा है। अब R3 छोटा है तो भाई अब क्या कर सकते हैं, दोनों ग्रुप ही आपके तो दोनों ग्रुप आपके एल्काइल हैं। पहली चीज़, दोनों ग्रुप आपके क्या है, एल्काइल ही है। अगर दोनों ग्रुप एल्काइल हैं, एक छोटा है एक बड़ा, तो हम ये प्रयास करेंगे ना कि जो डैश पे लगे वो छोटा वाला लगे। अगर छोटा वाला लगेगा तो इसमें और इसमें कम से कम क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। ठीक है, डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा। अगर बड़ा ग्रुप ले लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम इसको ऐसे यूज़ करते हैं। तो अभी जो कॉन्सेप्ट मैंने दोनों बताए इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में, और कहीं भी आप क्वेश्चन में आपको देखने को मिले तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम कुछ और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि अभी तक हमने नॉन का भी करा लिया रिडक्शन, और हमारा क्या बचा है, एल्काइल और एल्कीन बचा है। एल्काइल एल्कीन को रिड्यूस कराने से पहले हम कुछ और दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देते हैं। जो हमारा बर्च रिडक्शन होता है वो कुछ रिएक्शन को फॉलोड करता है। कैसे, अगर हम यहाँ पे लिखे तो बर्च रिडक्शन फॉलोड बाई अभी क्या क्या करता है, पहले बर्च रिएक्शन होगा, उसके बाद और कोई रिएक्शन हो सकती है। जैसे पहला हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें वो हमारा है एल्काइलेशन। सबसे पहले इसमें हम क्या पढ़ते हैं, बर्च रिडक्शन फॉलोड बाई एल्काइलेशन। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एल्काइलेशन। दूसरा हम क्या पढ़ते हैं इसमें हाइड्रोलिसिस। इसका मतलब क्या पढ़ेंगे, इसको हम बर्च रिडक्शन फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। और तीसरा हम क्या पढ़ने वाले हैं, तीसरा हम पढ़ेंगे ओजोनोलिसिस। मतलब बर्च रिडक्शन फॉलोड बाई ओजोनोलिसिस। और चौथा इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट वो हम पढ़ने वाले हैं, पहला होगा आपका एल्काइलेशन, हाइड्रोलाइसिस, ओजोनोलिसिस। फिर उसका पढ़ने वाला है आपका एपॉक्सीडेशन। और भी होते हैं, पहले हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, सबसे पहले मान लीजिए हम कोई भी कंपाउंड ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये कोई कंपाउंड है एरोमेटिक, ठीक है, इसमें से ग्रुप लगा हुआ है, और बड़ा बना लेते हैं। ये आपका ग्रुप है COOH, और यहाँ पे आपका लगा हुआ है Me, ठीक है, ये आपका ग्रुप लगा हुआ है। कैसे होगा एल्काइलेशन, सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे Na, लिक्विड अमोनिया। अपने बुकों में देखा होगा ऐसे लिखा होता है, फिर उसमें लास्ट में लिखा होता है कोई आपको एल्काइल हैलाइड दे देगा जोड़ने के लिए। मान लीजिए हम MEI जोड़ रहे हैं, कभी कभी MEI भी जोड़ देता है, कभी कभी आपको ऐसे भी दे देता है, ये ऐसे भी कंपाउंड आपको जोड़ने के लिए दे देता है। तो इसमें क्या फाइनल प्रोडक्ट बनेगा इसको हम बताएंगे अभी, केवल आपको बता दें कैसे होता है एल्काइलेशन। फिर बात करें हाइड्रोलिसिस की, तो यहाँ की हम बात करें तो इसमें भी मान लीजिए हमारे पास कोई कंपाउंड है OCH3, और मैंने यहाँ पे जोड़ लिया है CH3, ये आपका ये कंपाउंड है। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी आप वही लेते हैं जो मैंने ऊपर लिखा है, उसको मैं ऊपर लिख सकता हूँ, यहाँ कॉपी कर लीजिएगा आप। फिर अगर बात करें हाइड्रोलिसिस की तो आपको यहाँ देता है H+ और H2O, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या बनेगा प्रोडक्ट उसको भी हम देखेंगे। ओजोनोलिसिस की बात की जाए तो फिर से वही सेम कंपाउंड हम यहाँ पे आप CH3 भी लगा सकते हैं, ठीक, डबल CH3 लगा हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होगा ये भी देखेंगे। फिर हम अगला भी देखने वाले हैं। मान लीजिए ये हमारा एपॉक्सीडेशन कैसे होता है। एपॉक्सीडेशन में मान लीजिए हमारे पास डबल बॉन्ड चेन है, यहाँ भी हमारे पास लगा हुआ है कोई ग्रुप, मान लीजिए CH3 लगा हुआ है, और यहाँ भी लगा हुआ है आपका OCH3। तो इस कंडीशन में अब क्या प्रोडक्ट बनेगा, ऊपर ही सब में ऊपर वाला सेम रहेगा, नैने लिक्विड अमोनिया सब में रहेगा। इसमें अच्छा एपॉक्सीडेशन में क्या हम यूज़ करते हैं, देखिए अभी आपको शायद पता होना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आपको नहीं पता तो केवल आप थोड़ा सब्र कर लीजिए, आने वाले समय में आपको हम बता देंगे। एपॉक्सीडेशन के लिए MCBP यूज़ करते हैं, मेटा परक्लोरो बेंजोइक एसिड, ठीक है, वहाँ पे यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट क्या बनता है अभी आपको हम सब बताएंगे, अभी केवल हम आपको पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि कौन कौन से रिएक्शन हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ये 4 प्रकार के रिएक्शन फॉरवर्ड करता है। पांचवा कौन सा हमारा रिएक्शन है, पांचवा हम पढ़ते हैं, ये तो हो गया एपॉक्सीडेशन। एक होता है डाईहाइड्रोक्सिलेशन,
हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन ये भी फॉलो करता है। ये इसमें क्या होता है, मान लीजिए फिर हमारे पास कोई ये ग्रुप है OCH3 और ये और यहाँ पे लगा हुआ है आपका CH3, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है आप बताइए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऊपर का जो हमारा प्रोडक्ट होता है, मान लीजिए हमने लिख दिया Na इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे, अब आपको पता है डाई हाइड्रोक्सिलेशन के लिए हम कौन सा रिएजेंट यूज़ करते हैं, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ठीक है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। और यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा वो भी हम आप देखेंगे। छठे की बात करते हैं। छठा वाला हमारे पास हाइड्रोजिनेशन भी फॉलो करता है। ये कैसे फॉलो करता है उसमें देखिए। इसमें मान लीजिए हमारे पास ये ऐसे का कोई कंपाउंड होगा, ठीक है, ये आपका डबल बॉन्ड, यहाँ भी आपका CH3, यहाँ भी आपका मान लीजिए कोई ग्रुप लगा होगा OH मान लीजिए, ठीक है, चलिए OCH3 मान लेते हैं। बाकी सब बताएंगे तो बहुत विस्तार से होगा सब कुछ। अब इसकी बात करें हाइड्रोजन की, तो ऊपर वाला सेम रहेगा, ठीक है, ऊपर वाला सेम रहेगा। अब ऊपर वाला हमने सेम लिख दिया, नीचे वाले में हम क्या यूज़ करते हैं हाइड्रोजन में, इसमें हम यूज़ करते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट। यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे विल्किंसन कैटलिस्ट, ठीक है। अगला क्या हो सकता है हमारे पास, अगला हमारे पास हो सकता है हाइड्रोबोरेशन, ठीक है। ये भी रिएक्शन फॉलो करता है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, फिर से वही एल्कीन, फिर से हम कोई एल्कीन ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये है, ये ऊपर CH3, ये यहाँ पे CH3, ठीक है, और यहाँ पे हमने कोई ग्रुप लगा दिया। ऊपर वाला चीज़ सेम रहेगा। यहाँ पे विल्किंसन कैटलिस्ट यूज करेंगे ही करेंगे, और साथ में हम यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे आपको पता है हाइड्रोबोरेशन में क्या यूज़ करते हैं, बोरेन, और साथ में प्लस THF लेते हैं, THF सकेंगे। और क्या फाइनल प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा ये भी आपको समय के अनुसार देखा जाएगा। तो ये कुछ टाइप के रिएक्शंस हैं जो बर्च रिडक्शन फॉलोड करता है। एल्काइलेशन, हाइड्रोलिसिस, ओजोनोलिसिस, एपॉक्सीडेशन, हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोजनेशन और साथ में हाइड्रोबोरेशन। तो ये सारी रिएक्शन हम बारी बारी करके पढ़ते हैं, पहले आप इसको नोट कीजिए। हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे एल्काइलेशन से, फिर इस पे जाएंगे, फिर इस पे, फिर करते करते सब एक बार में ख़त्म कर देंगे। तो इसको नोट कीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। एल्काइलेशन को उसमें देखते हैं क्या होता है। अगर हम बात करें एल्काइलेशन की, सबसे पहले सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ये मान लीजिए मेरे पास बेंजीन रिंग है, ठीक है। तो जब आप बेंजीन रिंग में लिक्विड अमोनिया डालते थे, यानी इन लिक्विड NH3, तो आपको कुछ इस प्रकार का बीच में कंपाउंड देखने को, बीच में इंटरमीडिएट देखने को मिलता था। ये और यहाँ पे आपका एनायन बनता था, ठीक है। तो अब चूँकि यहाँ पे एनायन बनता है, तो अब जो हमारा RX ग्रुप होगा, जो भी RX ग्रुप होगा, उसमें ये वाला जो एनायन है ये कैसे पे अटैक कर देगा, R के ऊपर, और उसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेगा, ये। तो इस प्रकार से क्या हो गया इसका एल्काइलेशन, ठीक है। इसे सिंपल बेंजीन रिंग की बात की जाए। अब ये माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतने अच्छे से क्या होगा, एल्काइलेशन होगी। इस बात को नोट कर लीजिए। इस माइनस चार्ज को जो अच्छे से स्टेबलाइज करेगा वही आपका मोस्ट स्टेबल एल्काइलेशन प्रोडक्ट बनाएगा। तो अब इस माइनस चार्ज को स्टेबल करने के लिए कौन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। अब आप देखिए इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे इस पे क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। आपने मैकेनिज्म में भी देखा था, जब हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मैकेनिज्म बताए थे आपको, तो वहाँ पे माइनस चार्ज कहाँ डेवलप हो रहा था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कार्बन पे। तो मतलब ये वाला जो कार्बन था, ये कुछ जब हमने लिक्विड अमोनिया से कराया था रिएक्शन, तो आपको ये देखने को मिला था, ये वाला यहाँ पे निगेटिव चार्ज, और ये बॉन्ड ऐसे हो जाती थी। इसका मतलब क्या हुआ, निगेटिव चार्ज हमेशा वही बनेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, RX, अब यहाँ पे RX आएगा और यहाँ पे आपका ये माइनस चार्ज इस पर अटैक करेगा और आपको क्या मिल जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे। इसका मतलब हमने क्या सीखा, एल्काइलेशन वहीं होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा। याद रखिएगा, इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन एल्काइलेशन उसी कार्बन पे होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा। अब मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गए, तो जो ज़्यादा टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉन खींचने की, मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होगा उस पर यार लगेगा। तो एल्काइलेशन हमें क्या ध्यान देना है दिमाग में, एल्काइलेशन हमें ये ध्यान देना है कि जो हमारा
R होगा वो उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो। ठीक है, अब इसकी हम बात करें तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये वाला क्या है, यहाँ पे ये वाला है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और ये हमारा क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो कहाँ लगेगा एल्काइलेशन, तो एल्काइलेशन कहाँ पे होगा, इस वाले कार्बन पे होगा। तो इस वाले कार्बन पे एल्काइलेशन नहीं होगा, तो पहले इसको हम बना लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा ये OMe को ऐसे एचिस रहने दीजिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दीजिए। ठीक है, इन दोनों को रिड्यूस कर रहे हैं ना, इन दोनों को, तो ये डबल बॉन्ड एक यहाँ लग जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को कर रहे हैं, पहले मैंने इन दोनों को कर दिया, तो इसके जस्ट सामने डबल बॉन्ड यहाँ पे लगेगा। और अगले कंडीशन में क्या हो, जो आपका ये जो ग्रुप है COOH ग्रुप है, इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव। ठीक है, कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव। अब यहाँ पे निगेटिव तो होता ही है। अब अगली कंडीशन में क्या होगा, जो आपका ये निगेटिव चार्ज है, ठीक है ध्यान रखिएगा, ये जो निगेटिव चार्ज है ये किस पे अटैक कर देगा, ये आपको दिखा देना, ये निगेटिव वाला चार्ज ये जाके इस वाले ब्रोमीन पे इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे, और ये ब्रोमीन ग्रुप एज ए लीविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगी। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ये आपका बन गया OMe और ये आपका ग्रुप COOH एच से है। तो यहाँ पे एक कार्बन जस्ट उसी कार्बन पे आपका क्या लगा हुआ है, बेंजाइन। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो मैंने एल्काइलेशन कहाँ पे किया है, उस कार्बन पे किया है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं। चलिए अब इसकी बात करते हैं इस वाले कंपाउंड में। इस वाले कंपाउंड तो आपका एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसका मतलब एल्काइलेशन तो यही होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, फिर से आपको दिखा देते हैं। इस कंडीशन में आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, ये आपका O, ये एज इट इज, ये डबल बॉन्ड सिंगल बदल जाएगा। ठीक है, ये आपका ग्रुप, ये डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा NH2, और कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा आपका निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे, और ये जो लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा ये आपका ऑक्सीजन। ठीक है, ये आपका ऑक्सीजन, ये आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, अगले स्टेप में ये NH2 डबल बॉन्ड, वो ये तो एल्टिस रहेगा, इस पर क्या जुड़ जाएगा, एक कार्बन फर्स्ट सेकेंड, इसको ऐसे ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे आप डबल बॉन्ड जोड़ सकते हैं। ठीक है, सॉरी फर्स्ट के बाद सेकेंड भी कार्बन है ना, तो यहाँ पे आप यहाँ पे डबल बॉन्ड ये जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका मिल गया फाइनल प्रोडक्ट। तो एल्काइलेशन बहुत सिंपल है। एल्काइलेशन में क्या करना होता है आपको, एल्काइलेशन में आप R ग्रुप वहीं जोड़ेंगे जहाँ पे मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोलिसिस देखते हैं वो कैसे होता है। सबसे पहले हम बात करें हाइड्रोलिसिस की। तो यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास कोई कंपाउंड है ये, और ये आपका लगा है OCH3। ठीक है, अब इसमें हम दो प्रकार से पढ़ते हैं, इन दो प्रकार से क्लासीफाई करते हैं इसको। सबसे पहले इधर हम दोनों रिएक्शन लिख देते हैं। ठीक है, कब किस कंडीशन में क्या होगा। सबसे पहले बात करें बर्च रिएक्शन की, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, Na लिक्विड अमोनिया। ठीक है, और यहाँ भी आपका सोडियम पोटेशियम कुछ भी लिखा हो सकता है, लिक्विड अमोनिया। ठीक है, अब अगले केस में क्या होगा, क्योंकि हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, H+ और वाटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे H+ और हम वाटर का यूज करते हैं। तो हमें दो प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं यहाँ पे। पहला प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है दिस, ये वाला आपका डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे एक प्रोडक्ट ये देखने को मिलता है। ठीक है, पहले हम चर्चा कर लेते हैं। एक प्रोडक्ट आपको ये देखने को मिलेगा और एक आपको देखने को मिलेगा ये वाला, दिस इज डबल बॉन्ड O, और एक ये वाला ध्यान देखी जाए तो ये वाला आपका एक कंजुगेटेड, क्या है, कॉन्जुगेटेड साइक्लिक कीटोन है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम इनोन भी तो बोल सकते हैं। ये क्या है हमारा इनोन, क्यों, ये एक
अल्फ़ा कॉमा बीटा, ये कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, पर ये कंजुगेशन में नहीं है, ठीक है। तो इसको इसीलिए हम इसमें क्या मिलता है, इसमें मिलता है कंजुगेटेड प्रोडक्ट। क्या मिलता है? कंजुगेटेड प्रोडक्ट मिलता है। पर यहाँ पे जो हम मिलता है हमें नॉन कंजुगेटेड, यहाँ पे क्या मिलता है? नॉन कंजुगेटेड प्रोडक्ट मिलता है। पर दोनों में तो रिजल्ट सेम है? नहीं, दोनों में रिजल्ट सेम ऐसा नहीं है। आपको बताते हैं, इसमें जो हम H+ यूज़ करते हैं, अगर हमको नॉन कंजुगेट लेना है तो इसमें हम H+ जो यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं वीक एसिड। कभी आप अगर आपके हाइड्रोलिसिस में अगर वीक एसिड में क्या कहा सकता है, मान लीजिए एसिटिक एसिड आ गया, ऑक्जेलिक एसिड, चलिए यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड यूज़ करते हैं। ऑक्जेलिक एसिड, एसिटिक एसिड जब यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑक्जेलिक। यहाँ पे कौन कौन सा एसिड इस्तेमाल होता है? ये होता है स्मॉल ऑक्जेलिक एसिड, या फिर कभी इस्तेमाल कर लेते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है। तो जब आपका एसिड वीक होगा तो उस कंडीशन में आपको नॉन कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट मिलेगा। और अगला कंडीशन क्या है? जब आपका एसिड क्या होगा? मिनरल एसिड। आपको पता है कि मिनरल एसिड क्या होते हैं? मिनरल एसिड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। जैसे आपका H2SO4 यहाँ लिख देते हैं, जैसे आपको मिल गया HCl मिल गया, H2SO4 मिल गया, ठीक है। ऐसे दो ही जल्दी देखने को मिलते हैं। अगर और कोई मिनरल एसिड मिल गया तो उस कंडीशन में आप क्या बनाएंगे? कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको जिसमें जैसा प्रोडक्ट मिलेगा आप बना सकते हैं। अच्छा, हम इसमें से एक की मैकेनिज्म समझ लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी मैकेनिज्म समझ लेते हैं। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ मैकेनिज्म कैसे होता है और मैकेनिज्म समझना का बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये समझ जाएंगे तो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। कुछ रिएक्शन की मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट होती है, उसको हम बता देते हैं कैसे। सबसे पहले बात करें इसकी, तो ये आपका कीटोन डबल बॉन्ड, अरे ये आपका मिला OCH3 स्टार्ट यहीं से होगा ना, OCH3। और ये आपका ये प्रोडक्ट, ये वाला आपका रिएक्टेंट। फिर इसमें हम क्या डालते हैं? सबसे पहले इसमें हम क्या डालते हैं? Na, लिक्विड अमोनिया। अर्थात इसको हम क्या कराते हैं? बर्च रिडक्शन कराते हैं। सबसे पहले क्या कराते हैं? बर्च रिडक्शन। तो आपको क्या देखने को मिलता है इसमें? आपको पता है इसमें क्या मिलेगा? सबसे पहले चूँकि OCH3 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इससे डबल बॉन्ड पास में होना चाहिए, तो ये ऐसे और ये ऐसे बन जाएगा आपको, ठीक है। ये मैंने आपको पहले सिखा दिया, ये आपको आना चाहिए। अब अगले कंडीशन में क्या होगा? अब अगले कंडीशन में आपका एसिड आएगा, आपने एसिड यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पे हम पहले वाले केस की बात करते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं। ये हमारा आपका फर्स्ट केस हो जाएगा, ये हमारा सेकेंड केस है, ठीक है। तो हम फर्स्ट केस के लोग लेके चलते हैं, मैकेनिज्म बता रहे हैं यहाँ पे। तो अब हम दोनों बता देंगे, फर्स्ट वाला बता देंगे, सेकंड दोनों बता देंगे। पहले हम इसकी बात करते हैं। अब अगले स्टेप में H+ आएगा। यहाँ इसके पास क्या है? लोन पेयर, ठीक है। ये लोन पेयर इस बॉन्ड पे शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड ऊपर की ओर शिफ्ट होगा, तो इस पर कौन चार्ज आएगा? नेगेटिव। और ये वाला कार्बन जाके इसके ऊपर अटैक कर देगा। तो आपको क्या देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा ये आपका प्रोडक्ट हो गया H, यहाँ पे तो H लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या मिल गया? OCH3 और डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन के बाद O के पास क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन, ठीक है। अब आपको डबल बॉन्ड H से। अब अगले स्टेप में क्या होगा? अब अगले स्टेप में वाटर आएगा। पानी भी आपने यूज़ किया है तो H2O। तो अगले स्टेप में जब वाटर आएगा तो यहाँ पे वाटर का जो लोन पेयर है, ठीक है, यहाँ पे दिखा देते हैं। अब वाटर का लोन पेयर जो है वो आके इस पर अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे। ये कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक है, तो जब इस पर अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड ऐसे ही, देखिए इसकी मैकेनिज्म ऐसी ही होती है। आपको एक एक स्टेप समझना है, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये वाला आपको ऐसे देखने को मिलेगा। क्योंकि इस पर वाटर मैंने अटैक कर दिया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? O के साथ, मैं उसको नीचे बना लेता हूँ, थोड़ा बड़ा बनेगा। ये अब इस पर वाटर ने अटैक किया तो ये आपका बन जाएगा ये ऐसे, ठीक है। ये प्रोडक्ट इस पे वाटर ने अटैक किया तो यहाँ पे O और यहाँ पे H और एक यहाँ पे एक और H। ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो इसके ऊपर क्या कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। और चूंकि ये ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दोबारा ले लिया है तो ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। टी हो गया, बन गया आपका। और यहाँ पर डबल बॉन्ड है यहाँ पे H से। अब अगले स्टेप में क्या होगा? अब अगले स्टेप में होगा यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर H ट्रांसफ़र। आप ऐसे बोल सकते हैं केवल H ट्रांसफ़र होगा।
तो यहाँ पे इसमें H कैसे ट्रांसफ़र होता है, ये वाला जो ऑक्सीजन का जो H है ये इसको डोनेट करेगा और यहाँ पे ये जो जो आपका हाइड्रोजन है ये जाके इस ऑक्सीजन के पास अटैच हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा, ये बनेगा आपका ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बना, यहाँ पे आपका बन गया OCH3 प्लस, और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, आपको देखने को मिला O और यहाँ पे देखने को मिला H। ठीक है, अब इसमें देखिए ध्यान से, ये डबल बॉन्ड आपका एज इट इज है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अब अगले स्टेप बड़ा सिंपल है। अगला स्टेप आपका ये यहाँ पूरा भर जाएगा, तो अगला कहाँ समझाएंगे, चलिए ठीक है, इसको हम नीचे इस तरफ लिख लेते हैं। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा, ध्यान देखिएगा, अगले स्टेप में ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट होगा और ये एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये दिस दिस। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है, तो हम बात करते, तो ये ग्रुप तो बाहर निकल गया, इसकी तो चर्चा नहीं करेंगे। तो ये ग्रुप जब बाहर निकला तो यहाँ पे इस कार्बन पे क्या जुड़ गया, डबल बॉन्ड O। फिर समझ लीजिए, ये वाला ग्रुप पूरा बाहर निकल गया, OCH3 इज अ गुड लिविंग ग्रुप, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो डबल बॉन्ड हुआ जाएगा और ये आपका एज इट इज डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपको कौन सा प्रोडक्ट मिला, आपको नॉन कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट मिला। तो मतलब ये जो मैकेनिज्म अभी शिफ्ट हुई है किसके लिए हुई है, दूसरे वाले के लिए। ठीक है, पहले वाला अभी भी आएगा, तो दूसरा वाले के लिए ये मैकेनिज्म होता है। बिल्कुल सेम ऐसे आपको मैकेनिज्म फॉलो करना, तभी आपका आंसर आएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे इसको H+ से ट्रांसफ़र कराया, यहाँ लिख सकता हूँ प्रोटॉन ट्रांसफ़र, यहाँ पे लिख सकते हैं आप प्रोटॉन ट्रांसफ़र। मैंने सिर्फ उस प्रोटॉन ट्रांसफ़र कराया क्योंकि जैसे OCH3 H लेगा तो क्या बन जाएगा, OCH3 प्लस, यहाँ पे एक H जुड़ जाएगा, सॉरी यहाँ पे एक H जुड़ जाएगा, तो OHCH3 मैंने यहाँ पे एक H ट्रांसफ़र किया है ना, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा आपका एक H। ठीक है, अब ये OHCH3 जो गुड लिविंग ग्रुप, अब ये बाहर निकल जाएगा और आपका एक फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया कब, जब आपका वीक एसिड यूज करेंगे। अब इसी में क्या होता है, अगर आप बात करें इसकी, देखो सबसे पहले आपको वीक एसिड वाला समझना होता है, उसके बाद आप स्ट्रॉन्ग का समझते हैं। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, ध्यान देखिए। अभी जो देखिए प्रोडक्ट तो आपको इसी के रास्ते जाना पड़ेगा। सबसे पहले आपने वीक से बना लिया, और जब आप स्ट्रॉन्ग वाला लेंगे तो आप इस कंपाउंड को लेंगे, इस वाले कंपाउंड को बात करें तो इस वाले कंपाउंड को पहले ले लेते हैं। ठीक है, ये डबल बॉन्ड ये वाला। अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसमें H+ की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो अगले स्टेप में क्या होगा, H+ जो होगा फिर से इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के पास अटैक करेगा। ठीक है, सॉरी उल्टा दिखा दे रहे हैं, ये इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर, और यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, ये हमको मिलेगा, ये वाला आपको मिल जाएगा डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और डबल बॉन्ड आपका एज इट इज है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास है प्लस। इसमें क्या होगा, जैसे ही देखिए तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। ठीक है, अब हाइड्रोजन क्या करेगा, इस वाले बॉन्ड को इधर शिफ्ट कराएगा और ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ बना देते हैं नीचे हम, तो ये आपको देखने को मिलेगा ये आपका एज इट इज रहेगा। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे लग जाएगा और ये आपको OH ग्रुप देखने को मिलेगा। ठीक है, अब फिर से अगले स्टेप में क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ लगेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड इस वाले कार्बन पर शिफ्ट होगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, जैसे निगेटिव आएगा यहाँ पे क्या होगा, H+ आएगा, इस पर अटैक कर देगा। फिर समझ लीजिए, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो डबल बॉन्ड होगा, फिर ये वाला बॉन्ड इस कार्बन शिफ्ट होगा और ये वाला जो डबल बॉन्ड है शिफ्ट होकर इस वाले कार्बन पे आएगा, यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, फिर निगेटिव चार्ज क्या आएगा, H+ को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, और आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा दिस दिस। यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, वहाँ निगेटिव बना तो H ने संभाल लिया, उसको पूरा कैंसिल कर दिया, और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, डबल बॉन्ड। तो दिस इज द कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट, ठीक है, एंड दिस इज अ नॉन कॉन्जुगेटेड। तो ये है इसकी हाइड्रोलिसिस की मैकेनिज्म। इसका मतलब हमने क्या सीखा, हाइड्रोलिसिस की मैकेनिज्म के लिए
सबसे पहले आपको वीक एसिड के मैकेनिज्म जाना होगा। वीक एसिड के मैकेनिज्म से हमने ये बनाया, ठीक है। तो इसको चलिए, इसको कोई बात नहीं, इसको हम नंबर भी चेंज कर सकते हैं। इसको चलिए हम मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2, तो कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब यहाँ हो जाएगा आपका 1 और यहाँ आपको हो जाएगा 2, ज़रा दिक्कत हो तो, ठीक है। सबसे पहले हमने वीक एसिड का यूज़ किया, ये मैकेनिज्म फॉलो होती है और लास्ट में आपको मिलता है नॉन कॉन्जुगेटेड कीटोन। फिर उसके बाद अब इसी को हमने आगे, आपको पता है कि हमने यूज किया है मिनरल एसिड। मिनरल एसिड में इसकी मात्रा ज़्यादा होती है, कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। फिर अगले स्टेप में चाहे इस पर अटैक किया, ये हमें देखने को मिला। फिर उसके बाद फिर ये अटैक हुआ, उसके बाद फिर ये वाला जो H है इस पर ट्रांसफ़र हुआ और ये वाला H का जो बॉन्ड इस पर ट्रांसफ़र हुआ और ये वाला इस पर ट्रांसफ़र हुआ, तो आपको फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिला। फिर ये वाला जो बॉन्ड है इस पर ट्रांसफ़र हुआ, ये इस पर H ने इस पर अटैक किया और आपको ये फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिला। तो ये था हाइड्रोलिसिस की मैकेनिज्म। और साथ में कुछ प्रोडक्ट, आपको ये वाले पॉइंट जो मैंने अभी बताए आपको नोट करने, आपको याद रखने हैं। अगर आपको अच्छा आंसर चाहिए, आपका सही आंसर चाहिए, तो आपको इसको याद ही रखना है, ठीक है। नहीं तो आपका फिर सारे सवाल गलती हो जाएंगे। तो ये प्रोडक्ट क्या है, जब आप मिनरल एसिड का यूज़ करेंगे तो आपको कॉन्जुगेटेड मिलेगा, और अगर आप वीक एसिड का यूज़ करते हैं तो क्या मिलेगा, नॉन कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट मिलेगा। इसको नोट कीजिए, इस प्रकार जो सवाल करते हैं। फिर इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में हम और भी जो रिएक्शन बची उसको स्टार्ट करेंगे। जो भी आपने कॉन्सेप्ट सीखा, ठीक है, हाइड्रोलिसिस के ऊपर। तो यहाँ देखिए 2 ग्रुप लगे हुए हैं, एक लगा है OCH3 और एक आपका लगा है CH3। सबसे पहले हमने क्या कराना है, बर्ड रिडक्शन कराना है, NaN लिक्विड अमोनिया। यहाँ भी आप लिख सकते हैं फर्स्ट और यहाँ पे आप सेकंड। सबसे पहले कराएंगे आप बर्ड रिडक्शन, तो क्या बनेगा, यहाँ पे दोनों ग्रुप कैसे लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये कैसे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ऐसे कुछ, डबल बॉन्ड दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के पास में होना चाहिए। तो ये ऐसे हो जाएगा, आपको लगता है ये ऐसे और ये आपका ऐसे बन जाएगा, ठीक है। सब कैसे बनते हैं मैंने पहले ही बता दिया है आपको, ठीक है। ये आपका CH3, देखिए यहाँ पे भी डबल बॉन्ड इस डोनेटिंग ग्रुप के पास है और यहाँ भी डबल बॉन्ड डोनेटिंग ग्रुप के पास में है। अब अगले स्टेप में क्या आ रहा है, अगले स्टेप में हमारा आ रहा है HCl आ रहा है। पहले हम H+ ले लेते हैं, H+ वाटर लेते हैं। यहाँ पे H+ है, आपका वाटर है। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि H+ यहाँ पे HCl है तो मिनरल एसिड है। इस कंडीशन में क्या होगा, जब मिनरल एसिड आप यूज़ करते हैं तो उसमें आपने देखा कि जो हमारा कीटोन बनता है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस OCH3 को आप कीटोन बदलेंगे। जैसे आपने पहले देखा था, तो इसको हमने क्या बदल लिया, OCH3 को कीटोन बदल लिया, ठीक है। अभी हमने देखा था मैकेनिज्म में। और ये आपका CH3 आपका एज इट इज रहेगा जैसे आपने बनाया था। ये आपका तब बना था जब आपने लो लिया था, जब आपने बेस को एज क्या लिया था, वीक एसिड लिया था। अभी भी यहाँ पे मिनरल एसिड है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड को हटाएंगे और आप उसको कीटोन में बदलेंगे। अगला वाला डबल बॉन्ड जहाँ है उसको एज इट इज रखेंगे, ठीक है। अब अगले स्टेप में फिर से क्या होगा, अगले स्टेप में आपको पता है कि यहाँ पे हमने मिनरल एसिड यूज़ किया है, तो अगले स्टेप में क्या होगा, फिर से H+ आएगा और आपकी बार क्या बनेगा, क्योंकि मिनरल एसिड हमने यूज़ किया है तो क्या बनेगा, कॉन्जुगेटेड बनेगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, दिस ये डबल बॉन्ड यहाँ ना होगी, यहाँ हो जाएगी यहाँ पे। तो ये आपका ये डबल बॉन्ड इट इज, ये आपका CH3 ग्रुप, ठीक है। बहुत ट्रिक से बनाइए इसको। ये डबल बॉन्ड यहाँ ना हो कि यहाँ पहुँच जाएगी, क्योंकि हमें क्या बनाना है, कॉन्जुगेटेड बनाना है, ठीक है। तो हमने ये बना दिया। अब इसकी बात की जाए तो यहाँ भी देखिए ये आपको OMe ग्रुप है और यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, COOH ग्रुप है। तो पहले इसको हम क्या करा लेते हैं, बर्ड रिडक्शन करा लेते हैं। तो बर्ड रिडक्शन में कैसे होगा, सबसे पहले देखिए ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने लगा दिया OMe और ये आपका कौन सा ग्रुप है, COOH, इससे इलेक्ट्रॉन दूर होना चाहिए। तो इस कंडीशन में अगर मैं ऐसे लगाता हूँ तब तो इसके पास में हो जाएगा, तो ये इसका फाइनल प्रोडक्ट नहीं होगा। तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, या तो हम इसको ऐसे छोड़ दें, इस वाले को दोनों करा दें, ये ऐसे, ठीक है। ये सब कैसे पॉसिबिलिटी बनती है, सब मैंने पहले बता दिया है। ये आपका सही प्रोडक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड इस डोनेटिंग ग्रुप के पास है और इस विड्रॉइंग ग्रुप के क्या है, दूर है। तो ये आपका बन गया बर्ड रिडक्शन से। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में जानते हैं आप, फिर से मिनरल एसिड यूज़ किया है, एक्वस H2SO4। तो यहाँ पे H+ एक्वस यूज़ किया, मतलब पानी से पहले से ही है। तो आपने यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो ये आपका फिर से प्रोडक्ट क्या बनेगा, फिर से ट्रिक लगाइए आप, फिर से इस OMe को कहाँ बदलिए, डबल बॉन्ड O में। इस डबल बॉन्ड को हटाइए, ये डबल बॉन्ड जहाँ है उसको एच से रहने दीजिए, ये COOH ग्रुप ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। अब फिर से अगले स्टेप में क्या होगा, फिर से अगले स्टेप में आपका H+ आएगा। क्यों H+ क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने H+ को एज मिनरल लिया है, तो बहुत हाई मात्रा में H+ कंसनट्रेशन उसमें है। तो ये आपका हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट
क्या बनेगा, कॉन्जुगेटेड बनेगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O, इस डबल बॉन्ड को आप यहाँ शिफ्ट कीजिए तभी तो बनेगा ना कॉन्जुगेशन में। और ये आपका COH जहाँ पे उसको से रहने दीजिए। तो ये अगर आप ट्रिक्स प्रोडक्ट बनाइए, आपको कभी गलत नहीं जाएगा। इसकी बात करते हैं। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले आप क्या कराना है, बर्च रिडक्शन। तो पहले करा लेते हैं बर्च रिडक्शन। यहाँ भी स्वेच ग्रुप लगा है, यहाँ OMe ग्रुप लगा, तो इसका सेम प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं OMe, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट बन गया COOH, ठीक है, ये हो गया आपका। अब अगले स्टेप में क्या बोला है, अगले स्टेप में आपको क्या बोला है, एल्काइलेशन। तो बहुत सिंपल है, कैसे कराएंगे एल्काइलेशन। ये आपका Br है। आपको पता है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनता है, मैंने पहले ही बताया। तो नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ जाके इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा और ये Br ग्रुप एज ए लीविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ये सवाल किसका है, एल्काइलेशन का। अभी मैंने आपको जस्ट पहले बताया है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा OMe, ठीक है। अभी डबल बॉन्ड एच रहेगा। अभी हमने यहाँ पे क्या जोड़ा है, COOH था, फिर हमने क्या जोड़ दिया, एक कार्बन 2, ठीक है। ये आपका जुड़ गया 1 और 2 कार्बन, दिस ये ग्रुप पहले दिन लग गया है। और आपका ये डबल बॉन्ड एच है, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में आपने ध्यान दीजिए, आपने अगले स्टेप में क्या यूज़ किया है, आपने H2H2O2 क्या है, ऑक्जेलिक एसिड, COOH कौन सा एसिड है, ये वीक एसिड है। तो इस कंडीशन में क्या, ध्यान से इस कंडीशन में क्या होगा, पहले इसको लिख लेते हैं C2H2O2 एज ए वाटर। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ध्यान देखिएगा, हम डैट बना दे रहे हैं, ठीक है। क्या बनेगा, पहली बात तो आप इसको डबल बॉन्ड O में बदलिए, इस डबल बॉन्ड को हटाइए, ये जैसा है इसको रहने दीजिए, और ये आपका COOH और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। अब इस डबल बॉन्ड को हम कहीं सेट नहीं कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो कंपाउंड बना है वो नॉन कॉन्जुगेटेड है, ठीक है। अगर यहाँ पे मिनरल एसिड होता तो हम इस डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कराते, कॉन्जुगेशन में डाल देते, लेकिन यहाँ पे ये आपका वीक एसिड है, इसलिए कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा, ठीक है। ये आपका ऐसे ही रहेगा। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो इसमें एल्काइलेशन भी था और साथ में क्या था, आपका हाइड्रोलिसिस भी था। तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, आप इसको नोट कीजिए। यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। आगे वाले जो भी टॉपिक है उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो ठीक है, इसको नोट कीजिए। थैंक यू।